हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 15 के साथ सेट नंबर 15 में जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं, जो सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस हैं, उनको देखना है। तो सामान्य जानकारी का क्वेश्चन सेट 15 में 36 नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, 36 नंबर से शुरू हो रहा है। और 36 नंबर पर जो हम लोग का क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन है हम लोग के 36 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ द सेट वो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हमारे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? वो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार, बेसिक राइट्स, मूल अधिकार प्रदत्त हैं, दिए गए हैं। उन मूल अधिकारों में जो 6ठा मूल अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा है, और वो आर्टिकल है 32, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो 36 का सी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, कुछ जगह पर भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा गया है। कुछ विद्वानों द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा, अधिकांश विद्वानों द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्पण, मिरर कहा गया है। तो अगर कहीं क्वेश्चन ये हो जाए कि किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, अगर प्रस्तावना भी हो और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हो, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही आत्मा कहेंगे। हाँ, संविधान का दर्पण किसको कहा जाता है? तो वो प्रस्तावना को। लेकिन जहाँ संवैधानिक उपचार नहीं हो और प्रस्तावना हो, तो प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा बहुत से विद्वानों द्वारा कहा गया है। लेकिन संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के द्वारा जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है, उसे संविधान का आत्मा कहा है। मैं यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्म कर रहा था, ये बता रहा था कि कुछ जगह पर प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा गया है, और वो भी गलत नहीं है, कुछ विद्वानों द्वारा उसे कहा गया है। लेकिन ज़्यादा जगह पर प्रस्तावना को संविधान का दर्पण, मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, और ज़्यादा सटीक भी है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक परिचय है, एक इंट्रोडक्टरी नोट है, परिचयात्मक नोट है प्रस्तावना संविधान का। प्रस्तावना संविधान का एक परिचयात्मक नोट है। प्रस्तावना को पढ़ने से संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और संविधान के आदर्शों का पता चलता है।
इसलिए उसे दर्पण कहना ज़्यादा सही लगता है। दर्पण ऑफ द संविधान का दर्पण, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर 36 में हमारा है, तो 36 का आंसर है सी हुआ। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, या किस आर्टिकल को उन्होंने संविधान का आत्मा कहा, तो आप आर्टिकल 32 बोलोगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस पर बात होगी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो हमें जो अन्य मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर वो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है, तो उसका एक अन्य अधिकार ये है कि वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्याय अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। और आर्टिकल 32 से सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक, अभिभावक ठहराया गया है, घोषित किया गया है। यानी मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम न्यायालय में जो अपना मामला ले जाते हैं, तो उसे रीट दायर करना कहते हैं। और न्यायालय द्वारा जो उस पर एक्शन लिया जाता है, न्यायालय द्वारा जो एक्शन लिया जाता है, उसको रीट जारी करना कहते हैं। तो रीट टर्म किससे जुड़ा हुआ है, तो मौलिक अधिकार के केस से, मौलिक अधिकार के मामला से रीट WRIT रीट। तो रीट कोई दायर करता है और न्यायालय रीट इशू करता है। रीटों की कुल संख्या 5 है। तो ये सब आर्टिकल, हाँ एक चीज़ और, जब इतना बताया तो बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 से रीट इशू करने का अधिकार है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 से रीट जारी करने का अधिकार है। लोअर कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालय को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार नहीं है। यानी मौलिक अधिकार की रक्षा से संबंधित केस या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो 36 का आंसर हम लोग का सी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामाजिक न्याय के अवधारणा पर निम्नांकित में से कौन बल देता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक न्याय की अवधारणा सबसे, सामाजिक न्याय से समझते क्या है, तो इक्वालिटी अमंग द पीपल, सबके बीच समानता हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, पार्शियलिटी नहीं हो, जो भी गवर्नेंस हो, जो शासन हो, उसके द्वारा सभी की समान स्थिति हो और लोगों में समानता की स्थिति हो, यही सामाजिक न्याय है। यानी समाज में न्याय, यानी समाज में बराबरी की स्थिति, समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यही तो सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय पर कौन जोर देता है, तो मार्क्सवादी विचारधारा, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुल। तो मार्क्सवादी, मार्क्सिज्म का बात क्या है कि भाई इक्वालिटी अमंग द पीपल, सबों के बीच में समानता, और बेसिकली किस बात पर, तो आर्थिक समानता। तो आर्थिक रूप से अगर समान हो गए तो अन्य पहलुओं में भी समानता खुद ब खुद आ जाती है। तो इसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नांकित में कौन बल देता है, तो इसमें 4 जो ऑप्शन हमारा है उसमें हम ए करेंगे, मार्क्सवादी। और मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स, और वह जर्मनी के कार्ल मार्क्स, तो मार्क्सवादी। तो 37 का आंसर ए, 37 का आंसर हमारा ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। यानी नागरिकता से संबंधित कोई नियम बनाना हो तो ये बनाने का अधिकार भारत में किसे प्राप्त है। तो ये देखिए, पहली बात, नागरिकता किस सूची का विषय है, सिटीजनशिप किस लिस्ट का विषय है, केंद्रीय सूची का है कि प्रांतीय सूची का है कि समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची। नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है, तो केंद्रीय सूची के विषय पर नियम कौन बनाएगा, तो केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका किसे कहते हैं, तो संसद को कहते हैं। तो नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। तो ए, तो 38 का आंसर ए, 38 का आंसर ए हुआ। अब देखिए नागरिकता, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है, और नागरिकता का अनुच्छेदीय विस्तार आर्टिकल रेंज 5 से 11 है।
5 से 11। नागरिकता का अनुच्छेदीय विस्तार 5 से 11। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत में नागरिकता कैसी है? तो इकहरी है। इकहरी है यानी इकहरी या सिंगल सिटीजनशिप बोलिए या एकल नागरिकता, एक ही बात हुआ। तो इकहरी नागरिकता है। तो भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। ए, तो 38 का आंसर हमारा ए हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नांकित में से किसने किया था? ये फ्रांस का शासक लुई 14, 14वां लुई, ये घोषणा किया था। तो 39 का सी हो गया। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मताधिकार, मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, नैसर्गिक अधिकार भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी है कि मत देने का अधिकार आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मत ये संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है मत का आयु। तो ये जो है यानी निर्वाचित होता है, तो कोई निर्वाचित होगा तो उसको कौन निर्वाचित करेगा? तो एक तरह से वोट देने का हमारा संवैधानिक अधिकार हुआ, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, नैसर्गिक होता है कि खुद ब खुद ने मिला हुआ विधिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार, तो 40 का बी। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन, और भारत में मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक हो गया। और 41 नंबर क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नांकित संविधान, विधि का शासन, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से, विधि का शासन ग्रेट ब्रिटेन से। तो 41 का बी। 42 नंबर है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है, यानी सही है वो चुनना है। तो मछली पालन सेकेंडरी सेक्टर का यानी द्वितीय क्षेत्र का एकदम गलत है। मछली पालन प्राइमरी का है, एग्रीकल्चर एनिमल रियरिंग और एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन, कृषि खेती, कृषि, पशुपालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का। तो ये द्वितीय क्षेत्र का, तो गलत हुआ। पर्यटन भी द्वितीय क्षेत्र का नहीं, ये तो सेवा क्षेत्र में चला जाएगा पर्यटन। तो ये भी ये तृतीय क्षेत्र का ऐसे होगा, ऐसे सर्विस सेक्टर, तो बी भी नहीं होगा। लौह एवं इस्पात उद्योग, ये भी, ये तो इंडस्ट्री सेक्टर यानी आपको सेकेंडरी में रखिएगा, तो ये भी नहीं होगा। औद्योगिक, उद्योग हो गया तो द्वितीय क्षेत्रक, ये चलेगा द्वितीय क्षेत्रक। तो डी, तो निम्न में कौन सही है? तो डी। तो 42 का डी, इसके पहले का आंसर कुछ हम लोग ने नहीं लिखा, खैर चलिए 42 का डी, 42 का आंसर डी हुआ। और 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव नहीं है। आर्थिक नियोजन, विदेश निवेश को प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, आर्थिक नियोजन, औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था की नींव नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में नहीं काट दीजिए, ये मिसप्रिंट है, नहीं काट दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, तब हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत 3 तरह की अर्थव्यवस्था चलन में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। तो ए हो जाएगा, 43 का आंसर ए, 43 का आंसर ए हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने क्या कहा कि उसमें से क्वेश्चन में से नहीं हटा दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि नहीं में इसमें से कुछ भी निकालना सही नहीं होगा, इसलिए नहीं इसमें हटा दीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो 43 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? अहस्तक्षेप की नीति यहाँ पर होगा कि यहाँ पर सरकार बहुत इंटरफेयर नहीं करती है जिसमें। तो देखिए हमने अभी बताया 3 अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार का नियम कानून तो रहेगा ही, लेकिन सभी आर्थिक गतिविधियों में इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप यानी प्राइवेट के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। कोई भी इकोनॉमिक फील्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है।
तो ओपन फॉर ऑल, यानी प्राइवेट भी या गवर्नमेंट भी अपना इंटरप्राइज उसमें स्थापित कर सकती है। तो ये हुआ पूंजीवादी अर्थ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, यूएसए। फिर है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें ये है रियल, अगर फुल प्रूफ अगर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें ये है कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सभी आर्थिक क्षेत्र जो है वो सरकार के द्वारा संचालित और सरकार के नियंत्रण में और सरकार के द्वारा संचालित, यानी देयर इज नो ऑप्शन फॉर प्राइवेट। तो इस तरह की स्थिति अगर है तो पूर्ण रूप की साम्यवादी अर्थव्यवस्था होगा, जो आज के डेट में पूर्ण रूप की साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहीं नहीं दिखेगी, उस पर आधारित जरूर कुछ व्यवस्थाएं हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कौन था, तो पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कुछ क्षेत्र सरकार अपने हाथ में रखी हुई है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार अपने हाथ में रखी हुई है, उसमें प्राइवेट के लिए ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट का प्रवेश नहीं है उसमें, और कुछ है जो ओपन है, यानी सरकार भी प्राइवेट भी। तो ये हो गया मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस में अहस्तक्षेप, यानी इंटरफेयर ज़्यादा नहीं है, तो किस में इंटरफेयर ज़्यादा नहीं है, इंटरफेयर किस में, गवर्नमेंट का इंटरफेयर यहाँ का मतलब हो गया अहस्तक्षेप, गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो किस में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ 44 का आंसर ए होगा, 44 का आंसर ए होगा। और 45 कृष्णा क्रांति का संबंध, जैसे अलग अलग चीज़, हरित क्रांति क्या हुआ, श्वेत क्रांति क्या हुआ, नीली क्रांति क्या हुआ, पीली क्रांति क्या हुआ, ये सब हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो उसी तरह से है कृष्णा क्रांति का संबंध क्या है, तो यह पेट्रोलियम और खनिज तेल में आत्मनिर्भरता पाने के लिए जो मिशन है उसको कृष्णा क्रांति कहते हैं या कृष्ण क्रांति कहते हैं। तो 45 का आंसर सी, 45 का आंसर सी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर है, विश्व बैंक की उदार खिड़की सॉफ्ट विंडो किसे कहा जाता है। तो विश्व बैंक की एक जो यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आईडीए, जो कम दर पर ऋण उपलब्ध कराता है जरूरी देशों को, जिन देशों को ज़रूरत है कम उनके अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कम दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, तो उसी को विश्व बैंक की उदार खिड़की कहते हैं, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आईडीए। आईडीए को विश्व बैंक की उदार खिड़की सॉफ्ट विंडो कहते हैं। और आईडीए की स्थापना 1960 में हुई है, 1960 में आईडीए की स्थापना हुई है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। और फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी के आधार पर स्थापित हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी के आधार पर वही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इस स्थापना के लिए जो तैयार हुआ था, जिसमें फैसला हुआ था, वो किस संगोष्ठी में, किस बैठक में, तो वो ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी में। तो ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी में यानी ब्रेटन वुड्स मीटिंग में किन दो संस्थाओं की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि बनी और स्थापना के लिए निर्णय लिया गया, वो ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी है। तो ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी में किन दो संगठनों की स्थापना का निर्णय, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो 47 का आंसर ए हो रहा है। और 48 नंबर क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के राइटर कौन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये मतलब ये बहुत अर्थशास्त्र के जाने माने विद्वान की ये पुस्तक है। जैसे अर्थशास्त्र के आपको एडम स्मिथ हो गए, मार्शल हो गए, पिगू हो गए, उसी तरह से किन्स भी हैं अर्थशास्त्र के जाने माने विद्वान। तो किन्स, तो ये किन्स की पुस्तक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और किन्स का जो सिद्धांत है, किन्स जो अर्थशास्त्री हैं और उनका जो सिद्धांत है वो खास लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, यानी शासन का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य लोगों के हित के लिए होना चाहिए। और जो भी अर्थव्यवस्था का स्केच होना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था की बातें होनी चाहिए, वो हर चीज़ लोक कल्याण को देखते हुए होनी चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए, यानी शासन का उद्देश्य। इनका ये कहना है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ ये नहीं
कि कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, लोगों का इनकम कैसे बढ़ाया जाए। तो इनकम बढ़ाने से ही सिर्फ लोक कल्याण नहीं होता है, सरकार लोक कल्याण के लिए अपने ऊपर क्या क्या दायित्व ले रही है। तो इनकी अर्थव्यवस्था का जो इनका रुख है वो लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के ये विद्वान है, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के विचारधारा के विद्वान है किन्स। और किन्स ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये श्रेय जाता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में किन्स का सुधार, किन्स का को ये श्रेय जाता है, किन्स के सुधारों और उनके विचारों और उनके सिद्धांतों को श्रेय जाता है। तो किन्स, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के राइटर कौन है? किन्स। तो बी, 48 का बी। और 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच का लाइन है? तो वो आपका है यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच की लाइन को 49 पैरेलल लाइन, 49 पैरेलल लाइन जो है यूएसए और कनाडा का। और इस तरह से 49 का आपका सी हो गया, 49 का आंसर सी हुआ। और 50 नंबर है, अंग्रेजी सीखने वाले प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ क्वेश्चन है यह कविता किसने लिखी? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता के जो राइटर हैं वो हैं आपके ये सी ऑप्शन में है, एन एंड जेन टेलर, एन एंड जेन टेलर, एन टेलर और जेन टेलर पहला बी ऑप्शन है और दूसरा में दोनों का मिला करके है, तो एन एंड जेन टेलर सी हो जाएगा। 50 का सी, 50 का आंसर सी होगा। और फिर हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधे के किस भाग में से जूट तंतु पाया जाता है? जूट, तो जूट स्टेम से, यानी जूट तंतु जो होता है वो पौधा के तना से मिलता है, जबकि वही कपास का बात, कॉटन का जब बात आता है तो वो सीड्स से होता है। तो पौधा के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? तो वो तना, सी। 51 का सी हो गया। और 52 है, पौधा जो अपना खाद्य स्वयं बना लेता है उस तरह के पौधा को क्या कहा जाता है? तो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, यानी स्वयं से, ऑटो मैंने स्वयं, ऑटोमेटिक की बात हुई। तो ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं? जो पौधा खुद से अपना भोजन बना लेता है वो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो 52 का आंसर ए हुआ, 52 का आंसर ए हुआ, 52 का आंसर ए हुआ। 51 का सी हुआ, 51 का सी हुआ, 52 का आपका ए हुआ। और 50 का भी हम लोग का सी देखे थे, 50 का सी था। और फिर देखेंगे 53 नंबर, फूल फल और बीज धारण करने वाले पौधे, फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे को, जो पल्पी होगा, जो स्वेल पौधा होगा, फूल फल और बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो 53 का डी हो गया। 54 नंबर है, केले के पौधे की जड़ को क्या कहते हैं? तो श्वसन मूल, केले की पौधे की जड़ है श्वसन मूल। तो 54 का सी हुआ। और 55 जल जलित रोग क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जल से होता है, पानी से होता है, पानी के संक्रमण से होता है, पानी के द्वारा वो ट्रांसमिट होता है? तो जल से होने वाला जल जनित रोग इसमें कौन था? डिप्थेरिया तो आप जानते हैं बैक्टीरियल है, टिटनेस भी बैक्टीरिया है से ही है, और मलेरिया प्रोटोजोन हो गया। तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है जल जनित, हेपेटाइटिस जो है जल जनित रोग है। तो 55 का सी, 55 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस, 55 का सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 56 नंबर है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो सिंपल सा चीज़ है, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो इससे प्रदूषण कम होगा। और ज़्यादा पॉल्यूटेंट किससे निकलेगा, ज़्यादा पॉल्यूशन किससे फैलेगा? तो कोयला से। इनमें से सबसे ज़्यादा किससे होगा? तो कोयला से। तो 56 का हमारा ए हो गया, 56 का ए हो गया। और 57 है, व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? व्युत्क्रमी परिवर्तन यानी जो रिजल्ट हुआ, जो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट से फिर से जो मूल चीज़ था उसको हम प्राप्त कर ले, लौट सके, तो ये ऐसा कौन नहीं है? तो ए में जल से भाप बनेगा, भाप से फिर आप जल पे आ सकते हैं, जल बना सकते हैं। लोहे का पिघलना, तो फिर उसको लोहा सॉलिड में फिर से लाया जा सकता है। फिर भाप का संघनन, वाटर वेपर है, फिर उसको संघनित
वाटर वेपर है तो संघनन हुआ, फिर संघनन से भाप हो सकता है। और किरोसिन का जलना, किरोसिन जल जाएगा तो उसके बाद फिर किरोसिन में लौटना संभव नहीं होता है। तो ये व्युत्क्रमी, इसमें से कौन व्युत्क्रमी नहीं है। तो बहुत सा क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा बहुत लॉजिक लगने से होता है, मिल जाता है उसका आंसर। तो 57 का सी हो जाएगा, 57 का आंसर सी हो जाएगा, किरोसिन का जलना। 57 का आंसर सी होगा, किरोसिन का जलना। और 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। तो वो जब भी होगा तब तत्व में होगा, यौगिक में तो अलग अलग कंपोनेंट है तो एक तत्व नहीं होगा। तो जल क्या है, यौगिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यौगिक हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक हो गया तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एक अणु में एक ही तरह परमाणु ना होगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, O2। तो O2 में क्या है, दूगो ऑक्सीजन का O2, यानी ऑक्सीजन के एक अणु में, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन का दूगो परमाणु है, इसलिए ये क्या होगा, A। इस तरह का क्वेश्चन रहता है हमारा, लेकिन वो जल्दी में नहीं करना है। तो ये A हो गया, 58 का आंसर A हो गया, ऑक्सीजन। और फिर 59 है, निम्नांकित में कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तो जो अणु बनता है उसको ओजोन कहते हैं। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा O3 होगा। ऑक्सीजन का ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ओजोन का जो होगा वो क्या होगा, O3। तो ठीक है, यहाँ पर बी में ऑप्शन है। और 60 में है, निम्नांकित में कौन सी मिश्र धातु है। तो लोहा तो मिश्र ने, लोहा तो बस तत्व हो गया, और धातु है तो कैसा तत्व है, तो धातु है। सोना भी तो मिश्र क्या हो, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कोई एक तत्व का तो है नहीं, या कोई एक धातु का तो है नहीं। तो स्टेनलेस स्टील कैसा है, वो मिश्र धातु है। अब स्टेनलेस स्टील के जो अवयव होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन होगा, कार्बन होगा, क्रोमियम होगा या निकेल होगा। तो आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, तो ये मुख्य अवयव होते हैं किसके, स्टेनलेस स्टील के। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, मिश्र धातु है। तो 60 का आंसर हम लोग का सी होगा, 60 का आंसर सी होगा, स्टेनलेस स्टील। 60 का आंसर सी हुआ, स्टेनलेस स्टील। 60 का आंसर सी हुआ। और फिर तो यहाँ पर क्या बता रहे थे कि स्टेनलेस स्टील में क्या होगा भाई, तो आयरन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, क्रोमियम होगा या फिर निकेल होगा। तो स्टेनलेस स्टील क्या हुआ, मिश्र धातु हो गया, एलॉय हो गया। अब 61 है, निम्नांकित में किस शहर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया गया है। यह है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इसका आयोजन हाल में क्या हुआ, वाराणसी में हुआ है, वाराणसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी करंट है ये। तो 61 का सी, 61 का आंसर हम लोग का सी होगा, 61 का आंसर सी होगा। और ये वाराणसी। और फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, पेटा, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के साथ, पशुओं के साथ क्रूरता का आचरण न हो, उनके साथ सही व्यवहार हो। तो इसके लिए एक ने किस भारतीय खिलाड़ी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पीपुल्स फॉर द, ये क्वेश्चन अलग है। पेटा एक जो संस्था हुआ, उसने किस खिलाड़ी को पर्सन ऑफ द ईयर, जबकि पेटा का फुल फॉर्म ये, क्योंकि पेटा के फुल फॉर्म से भी आ सकता है, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये पेटा हुआ। और इसने 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर, अपना पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो ये विराट कोहली को पर्सन ऑफ द ईयर पेटा ने घोषित किया। पेटा ने विराट कोहली को पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है। अब पेटा का फुल फॉर्म क्या, वो लिखा हुआ भी है वहाँ पर। और 63 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 डेविस कप का खिताब जीता है, तो वो स्पेन। 2019 का डेविस कप का खिताब किसके नाम से गया है, तो स्पेन का। तो 63 का डी हो गया। और फिर 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 64 है, किस राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय हाल में लिया गया है। देखिए भांग जो है वो नशीला पदार्थ है और उसकी खेती आम रूप से
नहीं होती है, वो रेस्ट्रिक्टेड है उसका कल्टीवेशन, उसकी खेती। लेकिन किस सरकार ने इसकी खेती को मेडिसिन के यूज में, भांग का मेडिसिन में भी यूज होता होगा, तो उसके मेडिसिन में यूज के उद्देश्य से उसकी खेती को वैध घोषित किया है, किस राज्य सरकार ने? तो वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 64 का आंसर सी होगा। और 65 है, निम्नांकित में से किसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2019 दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है हमारे यहाँ का। इसमें 25 लाख रुपया, तो खैर रुपया कोई मायने नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, 25 लाख रुपया दिया जाता है, फिर पदक दिया जाता है। तो और ये क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से किसे 2019 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2019 किसको दिया गया, ये क्वेश्चन है। 2019 किसको दिया गया है? डेविड एटनबरो, जॉन एटनबरो, ये डेविड एटनबरो को दिया गया है। और ये जो है डेविड एटनबरो, ये प्रकृति विज्ञान यानी प्रकृति से संबंधित, प्रकृति के विश्लेषक हैं, प्रकृति यानी नेचर से जुड़े हुए, नेचर पे काम करने वाले आदमी हैं। उस पर खास करके उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है। तो प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र के डेविड एटनबरो को 2019 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 इनको दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो को। और ये और हाँ, 2018 का जो दिया गया वो किसको दिया गया था? वो मनमोहन सिंह को। 2018 का जो पुरस्कार था इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास, ये मनमोहन सिंह को दिया गया था। तो 65 का आंसर हम लोग का ए हुआ, 65 का आंसर ए हुआ। और 65 के बाद ये इस टेस्ट, इस सेट का क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। थैंक यू।